एक महिला जो अपनी बेटी को लेकर के अपने नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाती है और पुलिस चौकी इंचार्ज से कहती है, साहब मुझे इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवानी है और ये रहा मेरा आवेदन पत्र। जो चौकी इंचार्ज होता है वो उसके आवेदन पत्र को लेता है और उस आवेदन पत्र में वो जिन 2 व्यक्तियों का नाम देखता है उसमें से एक नाम देख करके वो चौंक जाता है और काफ़ी असमंजस में पड़ जाता है। दरअसल वो जो एक नाम था वो उस व्यक्ति का होता है जिसकी ज़मीन पर ये पुलिस चौकी चल रही थी। तो चौकी इंचार्ज शिकायत दर्ज करने से मना कर देता है और टालमटोल करने की कोशिश करता है। फिर वो महिला काफ़ी कोशिश करती है, जब भी वो शिकायत दर्ज करवाने जाती, कई बार वो उस चौकी पर गई लेकिन जब भी जाती थी तो उसे वापस भेज दिया जाता था, टालमटोल किया जाता था। वो इससे परेशान होकर के अपने नज़दीकी एक मंजू निषाद होती है उनके पास जाती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो मंजू निषाद उस महिला को लेकर के अपने नज़दीकी थाना पर चली जाती है और वहाँ पर जो एसएचओ होते हैं, एसएचओ से कहती है, साहब मुझे इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवानी है। लेकिन जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो भी इस मामले को टालमटोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस मामले को पुलिस चौकी के इंचार्ज और एसएचओ टालमटोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी इन चीज़ों का एहसास नहीं था कि जिसके शिकायत को वो टालमटोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो शिकायत उनके गले की हड्डी बनने वाली है और ये उनकी नौकरी पर भी आफत लेकर के आएगी। क्या है ये पूरी सच्ची घटना? आखिर कौन थी वो महिला जिसने शिकायत दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया और कौन थे वो चौकी इंचार्ज या एसएचओ जिन्होंने शिकायत दर्ज करने से मना किया? इस पूरी घटना को आज के इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये घटना है अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र के भदरसा जो चौकी लगती है वहाँ की ये पूरी घटना है। एक महिला जो अपने परिवार के साथ, उसके परिवार में 4 बेटियां होती हैं, एक छोटा बेटा होता है। उसकी पति की मृत्यु 2 साल पहले लगभग हो चुकी थी, तो अपने परिवार के साथ गुजर बसर करती है। परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, जिस वजह से वो महिला और उसकी जो बेटियां हैं वो मजदूरी करके अपना भरण पोषण, पालन पोषण करती थी। तो अचानक एक दिन जब वो महिला अपनी मजदूरी करके अपने घर पर आती है तो उसकी जो सबसे छोटी बेटी होती है, 4 बेटियां होती हैं उसकी, तो 4 बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी होती है वो घर में दर्द से, पेट दर्द से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। बहुत छटपटाहट था उसके मन में, काफ़ी छटपटा रही थी। तो महिला आती है, पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो, कोई बात है, तबीयत ख़राब है? तो वो बेटी बताती है कि माँ पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो दर्द बर्दाश्त के बाहर है। तो वो महिला उस अपनी छोटी बेटी को लेकर के अपने नज़दीकी अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में जाती है, डॉक्टर से सारी बात बताती कि साहब मेरी बेटी को पेट में काफ़ी दर्द है। तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो काफ़ी चेकअप वगैरह करते हैं और चेकअप करने के दौरान ही डॉक्टर को जब ये बात पता लगती है कि ये जो 12 साल की लड़की है ये प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कैसे ये 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हुई है, आखिर कौन सी वजह रही होगी। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता। काफ़ी हिम्मत करके उन्होंने पीड़ित लड़की के माँ को ये बात बताई और जैसे ही उस लड़की की माँ को ये बात पता लगती है कि उनकी 12 साल की बेटी प्रेग्नेंट है, ये बात सुन करके उस महिला का मतलब शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। उसका दिमाग, पैर, हाथ कुछ भी काम नहीं करता है और वो अस्पताल में ही रोने धोने लग जाती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया, कौन है वो। मतलब बहुत तरीके के उसके मन में सवाल चालू हो जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप को सांत्वना देती है, अपने आप को समझाती है और अपने आप को मजबूत करके अपनी बेटी के पास जाती है और पूछने की कोशिश करती है। लेकिन बेटी इतनी डरी सहमी रहती है, वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन माँ होती है, बहुत दुलार के, पुचकार के बेटी को गले लगा करके पूछती है कि बेटी आखिर ऐसा क्या हुआ है, किसने किया तुम्हारे साथ कि जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। बेटी बहुत कुछ सोचती है और सोच करके पूरी घटना अपनी माँ से बताती है। बेटी कहती है, माँ एक दिन की बात है, जब मैं शाम को मज़दूरी करके आ रही थी तो हमारे जो घर के पास में जो बेकरी की दुकान है मोइद खान की,
उस बेकरी की दुकान में राजू नाम को जो लड़का काम करता है, वो लड़का शाम को मुझे बुलाया और बोला चलो मोहित खान बुला रहे हैं, तुम्हें जीरा वाला पापड़ देंगे। तो मैं भी लालचवश उस दुकान में चली गई और वहाँ मोहित खान ने मुझे जीरा वाला पापड़ दिया और कुछ पीने के लिए दिया। तो मैं मतलब खाई और पी ली। पीने के बाद मुझे बेहोशी होने लगी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मोहित खान और राजू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इन दोनों ने गलत किया और राजू ने मेरा एक वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद वो अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेता है और जब मुझे होश आता है तो मोहित खान और राजू मुझसे कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, तुम ऐसा ऐसा की है, अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल कर दूंगा, जिससे तुम बदनाम हो जाओगी, तुम्हें सब धुतकारेंगे, थू करेंगे। तो वो लड़की काफ़ी डर सहम जाती है और उसके परिवार में कोई ऐसा पुरुष सदस्य नहीं होता है जिससे वो इस बात को कह पाए, या उसके परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो इन बातों का विरोध कर पाए। सभी महिलाएं थी और एक जो छोटा भाई था वो बहुत छोटा था। वो लड़की बहुत डर जाती है और वो अपने घर चुपचाप चली जाती है। फिर अगले दिन भी वो लड़की मजदूरी करने जाती है और फिर से राजू उसे बुलाता है और वो लड़की ना चाहते हुए भी मजबूरीवश अपने उस वीडियो को ख्याल करके वापस उस दुकान में चली जाती है और फिर से उसके साथ वही गंदा घिनौना खेल खेला जाता है जो कि मोहित और राजू ने किया है, जैसा उस लड़की ने बताया था। ये रोज़ का ये कार्यक्रम हो जाता है, लगभग 2 महीने तक ऐसा लगातार चलते रहता है। और 2 महीने के बाद वो लड़की जब दर्द से परेशान हो जाती है तो इस पूरी घटना का उजागर होता है। और जब ये घटना उजागर होती है, बात इसकी माँ को पता चलती है, तो वो माँ अपनी उस बेटी को लेकर के अपने नज़दीकी चौकी इंचार्ज, जो कि ये अयोध्या ज़िले की अयोध्या की घटना है। अयोध्या में पूरा कलंदर एक जगह है जहाँ की भदरसा चौकी है, वहाँ पर जाती है और चौकी इंचार्ज जिनका नाम है अखिलेश गुप्ता, चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता के पास जाती है और कहती है साहब मुझे राजू और मोहित खान जो कि उस इलाके का नगर अध्यक्ष था, जो कि सपा पार्टी का बहुत बड़ा नेता था, और उसकी ही ज़मीन पर ये चौकी चल रही थी और उसी के नाम से उसका बेकरी का भी दुकान था मोहित खान के नाम से, और उसी की ज़मीन पर ये पुलिस चौकी चल रही थी। तो जो अखिलेश गुप्ता होते हैं चौकी इंचार्ज, वो इस मामले को टालने की अपने स्तर से बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे भी इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, अपने स्तर तक बात आगे नहीं बढ़े। लेकिन वो महिला अपने आप को मजबूत कर चुकी थी, वो लड़की अपने आप को मजबूत कर चुकी थी कि नहीं मुझे कार्रवाई करवानी है, और वो टाल मटोल करने की काफ़ी कोशिश की जाती है चौकी इंचार्ज के द्वारा, लेकिन वो महिला फिर हार नहीं मानती और अगले दिन अपने क्षेत्र की मंजू निषाद से इस सारी घटना की जानकारी बताती हैं। और मंजू निषाद के साथ वो महिला अपने नज़दीकी थाना अध्यक्ष के पास पहुंच जाती है। एसएचओ साहब होते हैं रतन शर्मा, जिनके पास जा कर के ये पूरी घटना की जानकारी दी जाती है। लेकिन जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो भी यही बात कहते हैं कि तुम एक काम करो, इसमें जो मोहित खान का नाम है इस नाम को तुम काट लो और मैं राजू के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लेता हूं और मैं कार्रवाई करता हूं। लेकिन मंजू और पीड़ित परिवार नहीं मानते हैं और लगभग शाम का 4 बज जाता है और जैसे ही ये पूरी शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पे वायरल होती है, धीरे धीरे तैरने लग जाती है, तो जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो मजबूरीवश शिकायत दर्ज कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, कोई रास्ता उसको नहीं दिखाई देता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो पुलिस चौकी की तरफ से ना थाना अध्यक्ष की तरफ से। तो वो अपने बेटी को न्याय दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लेती है और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए वो बीकापुर के जो विधायक होते हैं अमित सिंह, उनसे संपर्क करती है और उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का समय लिया जाता है और समय भी मिल जाता है। 2 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री से मिलने वो पीड़ित परिवार जाता है और जैसे ही इसकी खबर
पुलिस महकमे में पड़ती है कि जो पीड़ित महिला है वो माननीय योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है और अपनी शिकायत बता रही है, वैसे पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। और जिस कार्रवाई के लिए कई दिनों का समय लिया गया था और कार्रवाई नहीं हुई थी, वो कार्रवाई कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाती है। अब जो मोहिद खान होता है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती है और उसे उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाती है और गिरफ्तारी करके उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। जब योगी आदित्यनाथ को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी होती है कि जो पीड़ित महिला है वो फलाने क्षेत्र की रहने वाली है और उसे मोहिद खान के द्वारा इस तरीके से किया गया है, तो योगी आदित्यनाथ इस बात को, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय इस बात को उठा देते हैं कि एक सपा नेता का सक्रिय कार्यकर्ता, सपा पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था मोहिद खान, उसके द्वारा एक लड़की का लगातार 2 महीने तक बलात्कार किया गया है। जब ये बात विधानसभा में गूंजती है तो अब ये जो खबर होती है ये बड़े बड़े मीडिया चैनलों में हाईलाइट हो जाती है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तैरने लगती है, आग की तरह पूरे देश में ये खबर फैल जाती है। और भाई योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बात कही गई थी तो बात सत्यता की प्रामाणिकता की ज़रूरत नहीं थी, ये बात सत्य थी और ये पूरी खबर हाथों हाथ ले लिया जाता है और आनन फानन में कार्रवाई शुरू हो जाती है। और योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये उस पीड़ित महिला को सांत्वना दिया जाता है और उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि आपको उचित सहायता दी जाएगी और जो बलात्कारी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ही ये बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है कि जो थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज है ये दोनों आनाकानी किए हैं कार्रवाई करने में, इन दोनों को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाता है और इनके खिलाफ भी जांच गठित कर दी जाती है। और इसके साथ ही साथ जो मोहिद खान होता है उसकी जो बेकरी होती है उस पर योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोज़र दौड़ता है और उस पूरे बेकरी को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और जो राजू होता है उसे गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है, मोहिद खान को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और जो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग होता है वो भी मोहिद खान की ज़मीनों की जांच पड़ताल, उसकी पैमाइश शुरू कर देती है। काफ़ी ज़मीनों का जांच पड़ताल किया जा रहा है कि मोहिद खान ने काफ़ी तालाबों को, सरकारी ज़मीनों को अवैध कब्जा किया हुआ है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और ये खबर जैसे ही हाईलाइट होती है, सपा पार्टी का नाम आता है तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी ट्वीट करते हैं और ये मांग करते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, डीएनए टेस्ट के आधार पर जो आरोपी है उसकी शिनाख्त की जाए, तभी कार्रवाई की जाए। और अगर ये कार्रवाई गलत पाई जाती है तो जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब इस स्तर की राजनीति शुरू हो गई है, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात करें, सब अपने स्तर की राजनीति शुरू कर दिए हैं। लेकिन फ़िलहाल में जो है वो मोहिद खान की बेकरी को तोड़ दिया गया है और उसकी पूरी कच्चे चिट्ठे की जानकारी सरकार निकाल रही है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है, वो कार्रवाई होगी। तो ये पूरी कहानी है और इस घटना में क्या सत्यता है वो पुलिस के द्वारा जांच खत्म होने के बाद ही निकल कर के आएगी कि आखिर क्या घटना थी और कौन कौन लोग पीड़ित हैं, घटना में क्या सच्चाई है नहीं है, वो सब सारी चीज़ें भविष्य में निकल कर के आएंगे। इस कहानी को सुनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग को जागरूक करना, किसी को परेशान करना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, बस केवल आपको जागरूक करना है। और समाज में जागरूकता ही किसी भी चीज़ों का बचाव होती है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो होने वाली घटनाओं से अपने आप को और ख़ुद को भी बचा सकते हैं। और जो ये पीड़ित लड़की थी, अगर वो समय रहते अपनी बातों को सही जगह पर पहुंचा देती तो हो सकता है कि ये घटना इतनी भयावह नहीं होती और इस घटना को बहुत हद तक कम किया जा सकता था यदि पुलिस महकमा या जो चौकी इंचार्ज थे, थानाध्यक्ष थे, उन्होंने समय पर और उचित कार्रवाई की होती तो इतनी बड़ी बदनामी नहीं होती।